वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर में अपना प्रैक्टिस सेट 2 कर रहे हैं, ठीक है ना। और हम लोग इसमें सीडीपी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो इसका प्रैक्टिस सेट 1 कर चुके हैं। तो प्रैक्टिस सेट 2 में पहला क्वेश्चन कौन सा है ये देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत कहते हैं। तो पुनर्बलन ही रीइंफोर्समेंट होता है। तो कौन सा सिद्धांत है वो? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो कि आपका पावलोव का है, क्लासिकल कंडीशनिंग, या फिर उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो कि आपका स्टिमुलस रिस्पांस है, ये आपका किसका है, थार्नडाइक का, या फिर सूज का सिद्धांत जो कि आपका इनसाइटफुल लर्निंग है और ये आपका एक कोहलर का सिद्धांत है, या फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो कि आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ये किसका है, ये स्किनर का है। तो आप सबको पता है कि पुनर्बलन की बात कौन करते हैं, तो पुनर्बलन की बात करते हैं स्किनर, ठीक है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग इसका सही आंसर हो जाएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। अब इसमें देख लीजिए कि पुनर्बलन होता क्या है। जो पुनर्बलन होता है रीइंफोर्समेंट, उसके द्वारा किसी अनुक्रिया को बार बार दोहराने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि अगर कोई बच्चा अच्छा करता है और आप उसको पुनर्बलन देते हो, रीइंफोर्समेंट करते हो, तो वो बच्चा अच्छा करने के लिए जो है फिर से अगली बार उसी अनुक्रिया को फिर से दोहराने की कोशिश करता है, ठीक है ना। बार बार वो अच्छा करने की कोशिश करेगा। तो ठीक है, तो पुनर्बलन जो होता है इससे अनुक्रिया के बार बार दोहराने की संभावना बढ़ जाती है और ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो है इसे कहते हैं इसको, ठीक है ना, पुनर्बलन को, ठीक है ना। इसमें देखिए जो अलग अलग आपने देखे, स्किनर ने कौन सा दिया है, तो वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, ऑपरेंट कंडीशनिंग। इन्होंने प्रयोग किस पे किया था, तो प्रयोग किया था चूहे पे। एक क्वेश्चन आपसे ये मिलान के लिए भी पूछ लेता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको शामिल कर लिया। आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा कि किसका किस चीज़ पे प्रयोग है, ठीक है ना। पावलोव का था आपका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या क्लासिकल कंडीशनिंग और इन्होंने प्रयोग किया था कुत्ते पर। थार्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, इसको एसआर या फिर स्टिमुलस रिस्पांस भी कहते हैं। तो ये आपका इन्होंने बिल्ली पे प्रयोग किया था थार्नडाइक ने। और कोहलर का जो आपका सूज का सिद्धांत था, इंसाइटफुल लर्निंग थी इनकी, इन्होंने किया था किस पे प्रयोग, तो इन्होंने किया था वन मानुस पे प्रयोग, ठीक है ना। तो ये सारे जो है प्रयोग भी आप याद रखोगे कि किसने जो है किस पर प्रयोग किया था, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और आपसे पूछ लिए जाते हैं, सॉरी। अगला है आपका, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई। तो शिक्षा एक मौलिक अधिकार आप सबको ये पता होना चाहिए, ये जो है एक पॉपुलर क्वेश्चन है, ये हमेशा आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये 86वां संविधान संशोधन आप लोग जरूर याद रखेंगे, ये आपके शिक्षा से संबंधित है, ठीक है ना। इसमें जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा प्राप्त करना एक मौलिक अधिकार बना दिया गया था। तो ये कब आया था 86वां संविधान संशोधन, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आया था 2002 में, ठीक है। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना मौलिक अधिकार बना दिया गया था। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन आप सबको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं हम लोग। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। तो आपको बताया गया था पिछले वीडियो में कि विकास जो है कब से कब तक चलता है, आपके गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, ठीक है ना। ये कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो आप इसको किस सिद्धांत से जोड़ोगे विकास के? अंतःक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, इसमें दो लोगों के बीच में समझ लो जो कि बात हो रही हो। एकीकरण का सिद्धांत आपका इंटीग्रेशन हो गया। अंतः संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, या फिर निरंतरता का सिद्धांत। तो आप सबको जो है इससे समझ में आ रहा होगा कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो ये क्या कर रही है, निरंतर चल रही है, ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ठीक। तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विकास के निरंतरता सिद्धांत से संबंधित है। ओके, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से होता है और यह मृत्यु तक चलती रहती है, ठीक है ना। तो ये निरंतरता है आपकी, कंटिन्यूटी, ठीक। तो तब से लेके तब तक चल रही है। नेक्स्ट आपका समस्या समाधान का प्रथम चरण है। तो बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप डेवलपमेंट करते हो, ठीक है ना। तो उसमें जो आपका पहला चरण होता है वो क्या होता है, समस्या समाधान का पहला चरण? क्या आप पहले आंकड़े संग्रह करते हो, या फिर समस्या की पहचान करते हो, या फिर परिकल्पना यानी कि जो प्लान आपने बनाया है उसका परीक्षण करते हो, या फिर आप लोग प्लान का निर्माण करते हो, ठीक है। परिकल्पना यानी कि प्लान होता है, ठीक है। तो समस्या समाधान का जो प्रथम चरण है वो होता है आपका समस्या की पहचान। यानी कि जब आप समस्या जान जाओगे कि हाँ यही समस्या है, तभी तो उसके लिए आप प्लान बनाओगे, उसके लिए आंकड़े इकट्ठे करोगे, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे समस्या समाधान के सारे चरण लिखे हैं, तो आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो समस्या का पहचान सबसे पहले करना होता है। उसके बाद जब समस्या की पहचान हो जाएगी तो आप क्या करोगे, आंकड़े एकत्रित करोगे।
उसके बाद संभावित परिकल्पनाओं का निर्माण, यानी कि कोई एक प्लान नहीं बनाओगे, कई प्लान बनाओगे, ठीक है ना। और उन सभी प्लान्स का जो है मूल्यांकन करोगे। फिर उन जो भी आपका मूल्यांकन करने के बाद उन सब का जो है आप परीक्षण करोगे कि कौन कितना सटीक आपका बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद उस आप निष्कर्ष का निर्माण करोगे कि हाँ ये वाला प्लान मुझको जो है आगे इम्प्लीमेंट करना है। फिर जो भी आपने चूज किया है फिर उसका जो है आप प्रयोग करोगे, ठीक है ना। तो समाधान का प्रयोग करोगे, जो भी आपने समाधान निकाला है। तो सबसे पहला जो इसमें चरण है वो आप समस्या की पहचान करोगे, ठीक है ना। सबसे पहले पहचान करोगे, फिर लास्ट में अपना जो भी आपने समाधान निकाला है उसका आप प्रयोग करोगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो अभिप्रेरणा यानी कि आपका मोटिवेशन होता है, ठीक है। और अगर आप मूल प्रवृत्ति जो है वर्ड आप देख रहे हैं तो आप लोग एक नाम याद रखना, कौन सा नाम मूल प्रवृत्तियों से संबंधित है, वो है आपका मैकडूगल का नाम, ठीक है ना। इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों की बात की है, ठीक। तो 14 प्रकार के संवेगों से 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। ये किसने बताया है, ये बताया है मैकडूगल ने। तो मैकडूगल का नाम आप लोग इससे याद रखोगे, मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत से। तो मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों यानी कि इंस्टिंक्ट्स की बात की है, ठीक है। ये कहते हैं कि 14 प्रकार के संवेग होते हैं जिनसे 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां जो हैं उत्पन्न होती हैं, ठीक है ना। इस नियम के अनुसार, यानी कि ये आपका अभिप्रेरणा का जो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का नियम है उसके अनुसार मनुष्य का व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। यानी कि ये नियम कहता है कि जो मनुष्य जो व्यवहार करता है वो जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं उसकी उस पर आधारित होता है। इन मूल प्रवृत्तियों के पीछे छिपे संवेग किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि जो आपने अभी बताया कि मूल प्रवृत्तियों में आपको बताया गया 14 प्रकार के संवेग हैं जिनसे 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि ये जो इन प्रवृत्तियां, ये प्रवृत्तियां जो हैं इनके पीछे जो संवेग छिपे हुए हैं वही कोई भी काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो यही आपका मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत का बात थी, ठीक है ना। तो मैकडूगल इससे संबंधित आप याद रखोगे, मूल प्रवृत्तियों से संबंधित। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 में, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। तो ब्रूनर का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है इसमें आपकी 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी अवस्था है, एक तो आपकी है आपका इनएक्टिव स्टेट, ठीक है ना। यानी कि बच्चा जो है पूरी जो है अपना फिजिकल एक्टिविटी करके सीखता है। उसके बाद आपका है आपका आता है प्रतिबिंबात्मक यानी कि आइकॉनिक स्टेट, यानी कि वो उसके बाद चित्र देख के सीखता है। फिर उसके बाद आपका आता है संकेतात्मक अवस्था जो कि है आपका सिंबॉलिक स्टेट, यानी कि उसके बाद वो वर्ड्स से जो है वर्ड्स के द्वारा जो है सीखने लगता है, संकेतों के द्वारा सीखने लगता है। तो ये जो आपकी अंतःप्रज्ञ अवस्था है ये आपके ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है, ठीक है ना। बाकी ये नीचे के जो तीनों हैं ये आपके ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हैं, ठीक है ना। तो अंतःप्रज्ञ अवस्था इसका आंसर हो गया। इसके अलावा जेरोम ब्रूनर का जो आपका 3 अवस्थाएं हैं ये आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। जो क्रियात्मक अवस्था यानी कि इनएक्टिव स्टेट होता है जेरोम ब्रूनर का, वो आपका 0 से 3 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बच्चा भौतिक क्रियाएं करके सीखता है, ठीक है ना। वो किताबों को लेगा तो फाड़ेगा, पलटेगा, इधर उधर करेगा, वो सीखेगा नहीं पहले, ठीक है। उसके बाद आपका प्रतिबिंबात्मक अवस्था है आइकॉनिक स्टेट 3 से 7 साल तक। इसमें क्या करता है, इस अवस्था में बच्चा चित्रों को देखकर जो है सीखता है। फिर आपका संकेतात्मक अवस्था आती है जो कि आपका सिंबॉलिक स्टेट है, वो आपका 7 वर्ष के बाद 8 वर्ष के बाद आ जाता है। तो इस अवस्था में बच्चे शब्दों और संकेतों के द्वारा सीखते हैं। तो ये आपकी जो है जेरोम ब्रूनर की 3 जो है सिद्धांत हैं संज्ञानात्मक विकास के, ये तीनों आप याद रखेंगे, आपसे पूछ ली जाती है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा, कब प्रभावशाली होगा सबसे ज़्यादा, जब पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर आप बल दोगे। यानी कि आप खूब पढ़ो लिखो और खूब मैथमेटिक्स के सवाल सॉल्व करो तो आप जो है क्या करोगे, आपका अधिगम सबसे ज़्यादा होगा। हाँ, बालकों का संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोचालक पक्षों का विकास होगा। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर तो यही होगा, ठीक है ना। क्यों, ताकि जो है उनका जो है अधिगम सबसे ज़्यादा प्रभावशाली तब होगा जब उनका संज्ञानात्मक विकास भी हो, भावनात्मक विकास भी हो और मनोचालक पक्षों का भी विकास हो, ठीक है ना। शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी, ये भी आपका गलत है, ठीक है। उसके बाद शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखे, यानी कि जो शिक्षक है वो खुद ही सारा चीज सीख ले, बालकों को निष्क्रिय रखे, बालकों को सीखने ही ना दे, ये भी आपका गलत है गया। तो ये आपका जो सही आंसर है तो ये आपका हो गया ये कि बालकों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोचालक पक्षों का जब विकास होगा तभी जो है अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगी, ओके। तो इसका ये आंसर हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है। तो अधिगम के वक्र होते हैं, इनमें से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है, ना तो उधर होता है मिश्रित वक्र, ये भी होता है,
उन्नतोदर वक्र ये भी होता है, लेकिन अधिगम का जो वक्र है वो लंबवत नहीं होता है, ठीक है ना। तो अधिगम का वक्र लंबवत क्यों नहीं होता है ये अभी आपको नीचे मैं बता रहा हूँ, लेकिन पहले आप सारे वक्र के बारे में जान लीजिए, उसके बाद लास्ट में बताऊंगा कि आपका लंबवत जो है अधिगम का वक्र क्यों नहीं होता है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं अधिगम के निम्नलिखित वक्र होते हैं कौन कौन से। पहला देखिए आप, पहला आपका है सरल रेखीय वक्र। सरल रेखीय वक्र में क्या है कि यह वक्र तब बनता है जब सीखने की प्रक्रिया बिना रुके लगातार तीव्र गति से बढ़ता जाए। तो ऐसा बहुत कम ही होता है कि आप जो है लगातार सीखते जाओ और जो है आप कहीं पे आपको कोई चीज़ कम कम ना हो, यानी कि आप कहीं पे ऐसा ना हो कि आप कम सीख रहे हो या फिर ज़्यादा सीख रहे हो। तो ऐसा जो है यह वक्र सामान्य रूप से बहुत कम या फिर नहीं देखने को मिलता है, ठीक है ना, कि आप लगातार बस खाली सीखते जा रहे हैं, आपका जो है कोई भी रुकावट नहीं आ रही है आपके सीखने में। तो देखिए ये किस पे बनता है, तो ये एक आपका लिया गया समय, यानी कि कितना समय आप ले रहे हो और कितना आप सीख रहे हो। तो देखिए इसमें जो है दोनों बराबर है, ये लीनियर वक्र बन रहा है कि जितना आप समय ले रहे हो उतना आप सीख रहे हो। तो ये आपका सरल रेखीय वक्र हो गया। उसके बाद आपका अधिगम का जो दूसरा वक्र है वो है आपका नतोदर वक्र। तो नतोदर वक्र में क्या है, तो नतोदर वक्र तब बनता है जब प्रारंभ में सीखने की गति धीमी हो और बाद में तीव्र हो जाए। इसका देखिए ये आप इससे फिगर से कैसे समझोगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह से धीरे धीरे ये आपका चल रहा था, यानी कि आपका समय तो अधिगम की मात्रा कम हो रही थी, ठीक, अधिगम की मात्रा कम हो रही थी, लेकिन समय जो है ज़्यादा ले लिया। यहाँ से यहाँ तक ये समय की बात हो रही है, अधिगम केवल इतना ही हुआ, ठीक है ना। तो अधिगम की मात्रा पहले कम हो रही थी, उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से अधिगम की समय कम लगने लगा और अधिगम की मात्रा बढ़ गई, यानी कि सीख आपने ज़्यादा लिया लेकिन समय फिर आपने कम लिया, ठीक है ना। तो ये होता है तब जब आप प्रारंभ में धीमी गति से सीखते हो और बाद में तेज गति से सीखने लगते हो, तो वो आपका नतोदर वक्र होता है। उसके बाद अगला है आपका उन्नतोदर वक्र। तो उन्नतोदर वक्र में क्या है कि उन्नतोदर वक्र में सबसे पहले आप जो है तेजी से सीखते हो, लेकिन बाद में जो है धीरे धीरे आपका सीखने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो यानी कि स्टार्टिंग में आपने बहुत तेजी से सीखा, अधिगम की मात्रा आपकी ज़्यादा हो गई और वो भी थोड़े ही समय में, इतने समय में आपने इतना ढेर सारा सीख लिया, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद क्या होता है, फिर धीरे धीरे ये कम होने लगती है। तो ये आपका क्या है, उन्नतोदर वक्र। तो नतोदर और उन्नतोदर में आप लोग अंतर रखिएगा, क्योंकि बाद में आपसे कभी भी एग्जाम में ये उसका अंतर पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट आपका है सीढ़ीदार वक्र। तो सीढ़ीदार वक्र क्या होता है कि यह वक्र तब बनता है जब सीखने की गति अनियमित रूप से कभी तीव्र तो कभी मंद होती रहती है, यानी कि आपने जो है यहाँ तक तो तुरंत सीख लिया, लेकिन उसके बाद फिर आप या कोई कुछ इतना समय लगा लेकिन आप कुछ नहीं सीख पाए, फिर आपने ढेर सारा सीख लिया, फिर आप जो है कुछ नहीं सीख पाए, फिर आपने ढेर सारा सीख लिया, कुछ नहीं सीख पाए। तो यानी कि आपका जो है कभी आप तेज़ी से सीख ले रहे हो, कभी आप कुछ नहीं सीख रहे हो, ठीक है ना। तो ये आपका मिश्रित या सीढ़ीदार वक्र हो गया। तो अब आप देखिए कि लंबवत वक्र क्यों नहीं होगा। अगर लंबवत वक्र होता तो देखिए लंबवत वक्र कैसे बनता, ऐसे बनता, ठीक है। लंबवत वक्र ऐसे बनता तो मतलब आपने समय लिया ही नहीं और सब कुछ सीख लिया। तो बिना समय लिए आप सब कुछ कैसे सीख लेते हो, कैसे कैसे सीख लोगे, ठीक है ना। तो लंबवत वक्र इसीलिए नहीं बनता है, यानी कि जब आप कोई चीज़ सीखोगे तो आपको समय लगेगा। ओके, तो ये आपका हो गया लंबवत वक्र क्यों नहीं बनेगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में क्या है कि विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसको कहा है। अगर देखिए आपके इस तरह के क्वेश्चन अगर आपसे कुछ पूछे जाते हैं कि कौन सी काल है, तो अगर आप 1 से 5 वाला एग्जाम उस समय दे रहे हो तो आप लोग हमेशा जो है बाल्यकाल को मारोगे, अगर आप 6 to 8 दे रहे हो तो उस समय आप किशोरावस्था को मारोगे। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन उसी समय में, मतलब जिसका आप पेपर देते रहते हो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 1 to 5 का है, मतलब इस तरह की चीज़ें आपको याद करनी पड़ती कि ये किसने कहा था, वो किसने कहा था। तो इसमें मतलब एक ट्रिक है, आप समझ लो कि इसी तरह से आपको बताना है। तो ये 1 to 5 वाले क्वेश्चंस थे। तो इसमें आप आसानी से क्या लगा सकते हो कि बाल्यावस्था की बात इसमें की जा रही है कि कोल और ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसको कहा है, तो वो कहा है बाल्यावस्था को। ओके, तो ये देखिए कोल तथा ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। ये आप ध्यान रखोगे क्योंकि ये याद करने वाली चीज़ें हैं, तो ये आपको याद रहनी चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन आपका एक कथन से संबंधित है, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। क्या कथन है आपका, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है वही अधिगम है। ये किसने कहा था, तो ये कहा था आपके गिलफोर्ड ने, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक। तो ये कथन जब पूछे जाते हैं तो उसमें आप कोई भी चीज़ें नहीं कर सकते हो, आपको बस वही कथन अगर याद है तभी आप उसका सही आंसर कर पाओगे। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये किसने कहा है, तो ये कहा है गिलफोर्ड ने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे।
तो निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित आपका कौन कौन सा होता है? एक तो आपका ज्ञान होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका अवबोध होता है, यानी कि पहले आप नॉलेज है, फिर अंडरस्टैंडिंग है, उसके बाद क्या है आपका अनुप्रयोग, ठीक है ना, यानी कि आप अप्लाई करते हो उस नॉलेज को। बाकी ये अनुमूल्यन जो है ये आपके संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो आपका नॉलेज हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, उसके बाद आपका जो है अप्लाइंग हो गया, उस नॉलेज को आप किससे अप्लाई करते हो, ठीक है ना। तो ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग ये आपके संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है। बाकी अनुमूल्यन आपका इस क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। तो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में जानना, सोचना, याद रखना, अनुप्रयोग तथा समस्या समाधान ये शामिल होते हैं, ठीक, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में। अनुमूल्यन आपका इसमें नहीं शामिल है। बाकी क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं हम लोग। स्मृति स्तर तथा बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो ये भी एक आपका हार्ड क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए आपका स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, इसमें जो आपके शिक्षण प्रतिमान होते हैं इनकी संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो अभी आपको नीचे आपको सोपानों के बारे में बताया जाएगा। तो इसमें जो उभयनिष्ठ सोपान होता है वो होता है आपका प्रस्तुतिकरण, ठीक है ना। तो इसके सोपान कौन कौन से होते हैं ये आपको यहाँ पे नीचे आपको बताया जा रहा है, आप इसको देख लीजिए ध्यान से। तो ये आपका है कि देखिए पहले तो आपका शिक्षण प्रतिमान के मुख्य रूप से 3 स्तर होते हैं, कौन कौन से? एक तो आपका स्मृति स्तर हो गया, दूसरा आपका अवबोध स्तर हो गया, तीसरा आपका चिंतन स्तर हो गया, रिफ्लेक्टिव लेवल। तो जो आपका स्मृति स्तर है इसको किसने बताया था सबसे पहले? तो सबसे पहले इसकी बात हर्बर्ट ने की थी, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो अवबोध स्तर है उसकी बात सबसे पहले की थी मॉरिसन ने, और चिंतन स्तर की बात सबसे पहले की थी हंट ने, ओके। तो इसमें जो सोपान होते हैं स्मृति स्तर के कौन कौन से सोपान हैं? प्रस्तावना हो गया, फिर प्रस्तुतिकरण हो गया, फिर स्पष्टीकरण या तुलना, फिर सामान्यीकरण और लास्ट में आपका प्रयोग। और आपका अवबोध स्तर पे सबसे पहले अन्वेषण या खोज है, फिर प्रस्तुतिकरण है, फिर आप उसको आत्मीकरण करते हो, फिर आप उसका वर्णन या फिर उसको अभिव्यक्त कर लेते हो जब आप चीज़ों को समझ लेते हो। तो देखिए दोनों में आपको एक जो इनके सोपान है इनमें जो कॉमन चीज़ मिल रही है आपको, यहाँ पर भी आपको प्रस्तुतिकरण मिल रहा है मेमोरी स्तर पे भी, और आपको अवबोध स्तर पे भी प्रस्तुतिकरण मिल रहा है। तो स्मृति स्तर और अवबोध स्तर के सोपानों में कौन जो है कॉमन है? तो वो है आपका प्रस्तुतिकरण, ठीक है ना। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो भी तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट की उनके पास ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए, ताकि जो है ये आपको चैनल को जो है आप ग्रो करने में थोड़ा मदद मिले। और वीडियो लाइक कर दिया कीजिए, और आपको जो भी अच्छा लगे या ना अच्छा लगे आप लोग कमेंट करके बता दिया कीजिए, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।